जय हिंद दोस्तों, राखी गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएससी के पेंशनर्स के लिए। कुछ डीएससी के पेंशनर्स हैं जिन्होंने एएफटी दिल्ली में कोर्ट केस किया है एमएससीपी लेने के लिए। क्यों कोर्ट केस किया गया है, किसका फायदा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा डीएससी के पेंशनर्स के लिए। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, बैंक सीपीपीसी भी पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं देता, लेकिन ठीक टाइम पर पेंशन मिल जाती है पेंशनर्स को। ठीक इसी तरीके से कई बार स्पर्श आपको पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं देता, लेकिन पेंशन आपको ठीक टाइम पर मिल जाती है। ऐसी दोस्तों कुछ खबर आ रही है पेंशन मैसेज को लेकर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, सभी पे कमीशन में कितने कर्मचारी, अधिकारी या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों मैं बात करूंगा पहले पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक, यानी पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक या फिर 8वां वेतन आयोग जब आगे लागू होगा तो किस तरीके से पुरानी सरकारों ने अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, कर्मचारियों को नियुक्ति करी है। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से सरकार अध्यक्षों की नियुक्ति करती है और कितने कर्मचारी, अधिकारी या फिर अध्यक्ष लिए जाते हैं पे कमीशन पे काम करने के लिए। तो दोस्तों एक पूरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक, और 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, हवलदार की एमएससीपी लेने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है। जी हाँ दोस्तों अगर आप एमएससीपी हवलदार लेना चाहते हैं या फिर बनना चाहते हैं या फिर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप वो फुलफिल नहीं करते तो आपको फिर एमएससीपी हवलदार नहीं मिल सकती, चाहे आप सिपाही हो या फिर नायक हो। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा एमएससीपी हवलदार की लेने के लिए। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, लग गई मोहर 3.68 फिटमेंट फैक्टर पर। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में खबर आ रही है कि भारत सरकार 3.68 फिटमेंट फैक्टर देगी और सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी 50,000 से ऊपर। 50,000 से ऊपर की बढ़ोतरी होगी पेंशन में 8 सीपीसी में, ऐसा बताया जा रहा है कुछ मीडिया चैनल्स पे। तो दोस्तों वाकई में क्या सरकार आपको 3.68 फिटमेंट फैक्टर देगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक नोट मैं आपको समझाऊंगा डीआर के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पर्स से जो आपको डीआर का एरियर मिलेगा 3 महीने का, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। डीएससी में एमएससीपी 1/1/2016 से लागू है। जी हाँ दोस्तों, डीएससी में एमएससीपी कब से लागू है? 1/1/2016 से। अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं डीएससी के जो 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में आए हैं, जिनको रिकॉर्ड एमएससीपी नहीं दे रहा। रिकॉर्ड बोल रहा है कि अगर आप 1/1/16 के बाद आते तब हम आपको एमएससीपी देते। तो दोस्तों कई डीएससी के पेंशनर्स हैं जो एमएससीपी के लाभ से वंचित हैं, जो 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में आए हैं। लेकिन कुछ डीएससी के पेंशनर्स हैं जो 2016 के बाद आए हैं, उनको एमएससीपी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों पेंशनर्स की पेंशन में बहुत बड़ा गैप है, यानी 2016 के जो बाद आए हैं डीएससी के पेंशनर्स, उनको एमएससीपी मिल रही है, और जो 2016 से पहले आए हैं यानी 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में, उनको एमएससीपी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों कुछ डीएससी के पेंशनर्स हैं जिन्होंने एएफटी दिल्ली में कोर्ट केस किया है एमएससीपी लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ डीएससी के पेंशनर्स हैं जो 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में आए हैं, उन्होंने कोर्ट केस किया है दिल्ली एएफटी में, ताकि उनको एमएससीपी का बेनिफिट 1/1/2006 से मिल सके। तो दोस्तों अगर दिल्ली एएफटी फाइनल फैसला सुना देती है तो काफी डीएससी पेंशनर्स को एमएससीपी का बेनिफिट मिल जाएगा 1/1/2006 से। हालांकि दोस्तों अभी इसकी तारीख आई नहीं है, जैसी कोई नई तारीख अनाउंस होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। बैंक सीपीपीसी भी पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं देता। जी हाँ दोस्तों मेरे फादर रेलवे से रिटायर है, 2018-19 में रिटायर हो गए थे, लगभग 5 से 6 साल, 7 साल होने को है। दोस्तों फादर को पेंशन मिलती है मेरे, लेकिन दोस्तों
जब भी पेंशन मिलती है तो उससे पहले एडवांस मैसेज नहीं आता बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से। यानी 7 से 8 साल तो मुझे हो गए फादर की पेंशन को देखते हुए। यानी दोस्तों पेंशन तो ठीक टाइम पर मिलती है, 26 से 27 तारीख को, 28 तारीख को, कई बार 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को। लेकिन उससे पहले बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आता। यानी दोस्तों पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आता जब भी ठीक टाइम पर पेंशन मिल जाती है बैंक सीपीपीसी के द्वारा। दोस्तों जब आप स्पर्श पे माइग्रेट नहीं थे, पहले जो आप बैंक सीपीपीसी से पेंशन लेते थे, पहले दोस्तों आपको कहां मैसेज मिलता था? बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से। पहले आपको भी पेंशन का मैसेज नहीं आता था। लेकिन दोस्तों जब से आप स्पर्श पे माइग्रेट हुए, तब दोस्तों स्पर्श आपको पेंशन का एडवांस मैसेज देता है। लेकिन कई बार स्पर्श भी आपको पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं देता। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बैंक सीपीपीसी पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं देता था और अभी भी नहीं दे रहा है, ठीक इसी तरीके से स्पर्श भी आपको कई बार पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं देता। लेकिन पेंशन आपको ठीक टाइम पर मिल जाती है। बैंक सीपीपीसी भी ठीक टाइम पर आपको पेंशन दे देता है, भले ही आपके पास मैसेज ना आया हो। इसी तरीके से स्पर्श भी ऐसा ही काम कर रहा है। कई बार स्पर्श का जो मैसेज है एडवांस मैसेज पेंशन का, वो कई बार अगले महीने मिलता है या फिर जब पेंशन क्रेडिट हो जाती है उसके बाद मिलता है। कई बार बहुत पहले ही मैसेज मिल जाता है। तो दोस्तों मैसेज की आपको टेंशन नहीं लेनी। कई पेंशनर्स अभी भी परेशान हो रहे हैं कि सर आज 29 तारीख हो गई है, अभी तक स्पर्श की तरफ से अप्रैल की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया, हम क्या करें? क्या हमारी पेंशन आएगी, नहीं आएगी? दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी। कई वीडियो में मैंने आपको बताया, मैसेज आपको मिले ना मिले, अगले दिन मिले, अगले महीने मिले, 2 महीने पहले मिले, 2 महीने बाद मिले, मैसेज की टेंशन आपको नहीं लेनी। पेंशन आपको ठीक टाइम पर मिल जाएगी, महीने के लास्ट डे में, जैसे कि कल 30 अप्रैल को। तो दोस्तों आपको मैसेज की टेंशन नहीं लेनी। मैसेज मिले या ना मिले, पेंशन आपको ठीक टाइम पर मिलती रहेगी। फिर दोस्तों आज भी आपको मैसेज मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श का मैसेज कभी भी आपको मिल सकता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके पास मैसेज ना आया हो, लेकिन मैसेज आपको कभी भी मिल सकता है। लेकिन मैसेज मिले ना मिले, पेंशन आपको मिल जाएगी कल। चलते अगली जानकारी की तरफ। सभी पे कमीशन में कितने कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करी गई है, समझिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करूंगा पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक किस तरीके से सरकार ने कितने कर्मचारियों की, अधिकारियों की या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, यह जानना बहुत जरूरी है। 7वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा अध्यक्षों की नियुक्ति करी गई थी, अधिकारियों की नियुक्ति करी गई थी। लेकिन फिर भी 7वां वेतन आयोग हमें सही से नहीं मिला। बहुत सारी विसंगतियां आ गई पेंशन में, पे में। एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा पहले पे कमीशन की। पहले पे कमीशन में लगभग 9 सदस्यों ने काम किया था। जी हाँ दोस्तों, पहले पे कमीशन में 9 सदस्यों ने काम किया। फिर दोस्तों दूसरे पे कमीशन पे सिर्फ 6 सदस्यों ने काम किया। फिर थर्ड पे कमीशन पे 5 सदस्यों ने काम किया, 5 सदस्यों ने। फिर दोस्तों चौथे पे कमीशन में 5 सदस्यों ने काम किया। फिर दोस्तों 5वें पे कमीशन में 3 सदस्यों ने काम किया। जी हाँ दोस्तों, 5वें पे कमीशन पे और सदस्य कम हो गए, यानी 3 सदस्य हो गए। लेकिन दोस्तों छठे पे कमीशन में क्या हुआ? छठे पे कमीशन पे अध्यक्ष समेत 4 सदस्य ने काम किया। जी हाँ दोस्तों, छठे पे कमीशन में अध्यक्ष तो नियुक्त हुए, लेकिन दोस्तों 4 सदस्यों ने काम किया छठे वेतन आयोग में। और छठे वेतन आयोग में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई पे पेंशन में, लगभग 50% से ज्यादा। तो दोस्तों अध्यक्षों की नियुक्ति मायने नहीं रखती, अधिकारियों की नियुक्ति मायने नहीं रखती। भले ही 2 अध्यक्ष काम करें, 2 अधिकारी काम करें या फिर 1 अधिकारी काम करें, मेन है कि वो कितने मन से काम कर रहे हैं, कितना वो बढ़ाना चाहते हैं और भारत सरकार कितना % बढ़ाना चाहती है, वो सब मैटर रखता है। काम करने को तो दोस्तों 2 बंदे भी काम कर सकते हैं, 4 बंदे भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किस तरीके से वो रिपोर्ट दे रहे हैं भारत सरकार को, क्या वो काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों छठे पे कमीशन पे सिर्फ 4 सदस्यों ने काम किया और दोस्तों कितनी बढ़ोतरी हुई पे और पेंशन पे? 50% से ज्यादा छठे पे कमीशन पे। ठीक दोस्तों 7 सीपीसी में 45 लोगों ने काम किया। 45 लोग शामिल थे, जिसमें चेयरमैन थे, सचिवालय के 18 लोग थे,
16 सलाहकार थे यानी स्टेक होल्डर्स शामिल थे। फिर दोस्तों 7 अन्य कर्मचारी थे, यानी 45 लोगों ने काम किया, वो भी ढंग से नहीं कर पाए, यानी सिर्फ पे और पेंशन में सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी हो पाई, 14.3% की। और कितनी विसंगतियां शामिल हैं 7 सीपीसी में, ये आपने देखा ही होगा। अभी तक भुगत रहे हैं पेंशनर्स। यानी दोस्तों इतने ज्यादा बंदे काम करने के बाद भी 7वां वेतन आयोग एक सक्सेसफुल पे कमीशन साबित नहीं हुआ, एक अच्छा पे कमीशन साबित नहीं हुआ। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे दोस्तों 8वें वेतन आयोग में बताया जा रहा है कि 35 से 40 सदस्य काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी में 2 सदस्य अलग होंगे, 3 सदस्य अलग होंगे, यानी जो एक पूरी टीम बनेगी, पूरी टीम बनेगी। इसी में दोस्तों सीनियर सिस्टम एनालिस्ट होंगे, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, कुछ अंडर सेक्रेटरी होंगे, सेक्शन ऑफिसर्स होंगे, कुछ इसमें एमटीएस के बंदे होंगे, यानी पूरी टीम है दोस्तों। उनकी स्ट्रेंथ लगभग 35 से 40 सदस्य होंगे, 35 से 40। अब देखने वाली यह बात है कि 8 सीपीसी हमें कैसा मिलता है, भारत सरकार कितनी बढ़ोतरी करती है 8 सीपीसी में, यह देखने वाली बात होगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। हवलदार की एमएससीपी लेने के लिए मैप रीडिंग 2 क्वालिफाई करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो 2006 के बाद आए हैं, वो एमएससीपी हवलदार के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी एक क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, जिसे हम बोलते हैं MR2, मैप रीडिंग 2। एक तरीके की दोस्तों ये क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, जो पूरी करना बहुत जरूरी है अगर आप एमएससीपी हवलदार की लेना चाहते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई पुराने पेंशनर्स की, जिन्होंने मैप रीडिंग 2 नहीं करी या फिर इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से उनको एमएससीपी नहीं दी जा रही। लेकिन मैं एडवाइस देना चाहूंगा जो अभी के जवान हैं, जो भर्ती हो रहे हैं या फिर कुछ साल पहले भर्ती हुए हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि मैप रीडिंग 2 क्वालिफिकेशन अपनी पूरी करें, ताकि आगे चलकर एमएससीपी आपको मिल पाए हवलदार की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, जो करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको एमएससीपी मिल पाती है। हालांकि अगर दोस्तों अगर आपने अनविलिंग दे दिया, अनविलिंग आपने कर दिया प्रमोशन को, तब आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। उसी क्राइटेरिया में मैप रीडिंग 2 करना भी जरूरी है। एक तरीके की इस क्वालिफिकेशन को आप पूरी करते हैं, तब आप एमएससीपी हवलदार पाने के लिए एलिजिबल होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लग गई मोहर 3.68 फिटमेंट फैक्टर की। जी हाँ दोस्तों सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। भारत सरकार 3.68 फिटमेंट फैक्टर देगी। दोस्तों भारत सरकार 2.00 भी अप्रूव कर दे, वही सबसे बड़ी बात होगी। 2.08 दे दे, वही सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन ये बता रहे हैं 3.68। जी हाँ दोस्तों ये जितनी भी खबर आती है ये गलत खबर आती है, और साथ में ये मोहर भी लगा रहे हैं, कह रहे फाइनल हो गया, 3.68 मिलेगा। 50,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी हर एक रैंक की। दोस्तों अगर 50,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हर एक रैंक की होती है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, तो दोस्तों गवर्नमेंट फिर तो खाली हो जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी, उसकी जेब खाली हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक भारत सरकार ने कुछ तैयारी नहीं करी है 8 सीपीसी पर। जब पे कमीशन बैठेगा, जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन 3.68 फिटमेंट फैक्टर सिर्फ सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। दोस्तों 3.68 फिटमेंट फैक्टर नहीं मिल पाएगा। मुश्किल से दोस्तों अगर 2 भी मिल जाए, 2.00 मिल जाए, तो दोस्तों बहुत गनीमत रहेगी भारत सरकार की। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों जैसा आपको पता है, स्पर्श ने 3 महीने का एरियर आपका प्रोसेस में लगा दिया। दोस्तों एरियर का जो प्रोसेस है वो स्पर्श ने कर दिया है, जैसे मैंने आपको कल रात वाले वीडियो में समझाया था। और दोस्तों अगर डीआर का एरियर आपको मिल जाता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मुझे। अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।